क्लास को, आ जाइए। देखिए ये जो आज की क्लास हमारी है ये समाजशास्त्र पर आधारित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 8 से 9 आप सबकी क्लास एमपी सेट की है और एमपी सेट के अंतर्गत मैंने आप लोगों से समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर बातचीत कर चुका हूँ। आज उन्हीं के संदर्भ में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न वो हैं जो आगामी परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को एमपी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है, कहता है कि बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता। बिना मूल्य, वैल्यूज़ के बिना। ये परिभाषा मैकाइबर एवं पेज के द्वारा बताई गई है। मैकाइबर एंड पेज के द्वारा बताई गई है कि बिना मूल्यों के समाजशास्त्र ना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की विविध आयाम और पक्षों का अध्ययन करता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने हेतु कुछ सामाजिक मानदंड और नियमों या और सामाजिक मूल्यों को निर्धारित करना होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो जाएगा कि बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता है, किसका कथन है? तो मैकाइबर एवं पेज का। विकल्प सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि समाज मूल्यों का एक संगठन व संकलन है। यह कथन किसका है? समाज मूल्यों का एक संगठन व संकलन है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? ये सवाल आपके सामने है। तो आप सभी लोग यहाँ पर मुखर्जी का नाम लगाएंगे। डीपी मुखर्जी आपका करेक्ट जवाब माने जाएंगे। ठीक है, डीपी मुखर्जी महोदय ने ये बात कहा है। या साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में एक नाम और आता है राधा कमल मुखर्जी करके। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत व इच्छाएं तथा लक्षण हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया से आरंभ होता है। यह डेफिनेशन राधा कमल मुखर्जी का। और समाज मूल्यों का एक संगठन एवं संकलन है, इस पर कंडीशन में भी आप यहाँ पर मुखर्जी का नाम लगाना उचित समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्यों की विशेषता को बताइए जरा। कौन कौन सी सामाजिक मूल्यों की विशेषता हो सकती है? तो यह समाज का एक मानक है, सही बात है, ये सामाजिक मूल्य की विशेषता है। भावना से जुड़ा हुआ होता है, ये भी सामाजिक मूल्य की विशेषता है। और मूल्य जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, दिखते नहीं हैं, अतः आप ये भी सही कहोगे। विकल्प आपका जो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सामाजिक मूल्य की विशेषता। ठीक है, सामाजिक मूल्यों का संबंध व्यक्तिक ना होकर सामूहिक होता है, मैंने बताया था। और सामाजिक मूल्य सामूहिक अंतःक्रिया की एक उपज है और परिणाम मानी जाती है। अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के सामाजिक मूल्य भी होते हैं। सामाजिक मूल्यों से सामाजिक कल्याण एवं विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामाजिक मूल्य एक चरण व्यवस्था है, एक सोपान व्यवस्था के रूप में रिप्रेजेंट होती है। सामाजिक मूल्यों की निरंतरता का कारण व्यक्ति एवं संवेग और भावनाएं भी होती हैं। कई इसकी विशेषताएं हैं। हालांकि इस प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन भी होगा। CM केस का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य का वर्गीकरण है? CM केस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। विकल्प क्या सही जाना चाहिए? सावयवी सर ऑप्शन और एक विशिष्ट मूल्य भी होता है, अतः विकल्प सी होगा। CM केस का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य का वर्गीकरण है? तो इन्होंने दो टाइप बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा या से डॉक्टर पेरी का सामाजिक मूल्य का वर्गीकरण है? ये आपके सामने सामाजिक मूल्य के संदर्भ में डॉक्टर
पेरी के अकॉर्डिंग बताया गया है सामाजिक मूल्य का वर्गीकरण। क्या जवाब यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब होगा आप सभी लोगों का डी, नकारात्मक मूल्य, वास्तविक मूल्य, विकासवादी मूल्य। ये 3 टाइप के मूल्य उन्होंने बताया है, विकल्प आपका डी करेक्ट होगा। निम्न में कौन सा विद्वान या निम्न में कौन से सामाजिक मूल्य के वर्गीकरण से जुड़े हुए हैं, वो विद्वान का नाम बताना है जो सामाजिक मूल्यों के वर्गीकरण से जुड़े हुए। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और अभी भी आपने देखा CM केस का पार्ट। आर के मुखर्जी का नाम एक साध्य मूल्य और एक साधन मूल्य, राधा कमल मुखर्जी का नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। औपचारिकता और अनौपचारिकता में प्रोफेसर स्पेगलर का नाम आ जाता है। विकल्प आपका डी करेक्ट होगा। निम्न में कौन सा से सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, सोशल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 7 में आप कह रहे हैं ऑप्शन डी, तो सही जवाब है ईमानदारी, मानसिक धारा, इसको कहा जाता है स्कीमा भी, मानसिक धारणा को, और नैतिक मूल्य। अतः विकल्प जो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित अनुचित किस आधार पर ठहरा सकते हैं, नियम, प्रतिमान, मानदंड, या इनमें से कोई नहीं। सर मापदंड। बिल्कुल, उचित अनुचित और अच्छा बुरा, है ना। इस तरीके की जब भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो कहता है कि मापदंड हम किसी मानवीय व्यवहार को, ठीक है, आधार पे ठहरा सकते हैं और यही इसका सही विकल्प माना जाएगा। अतः मैं सभी से कहूँगा कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मापदंड। क्वेश्चन नंबर 9, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज की स्वीकृति जिस तरीकों को अपनाता है उसे कहते क्या है, मापदंड और प्रतिमान। प्रतिमान। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। जहाँ प्रतिमान नहीं वहाँ समाज भी नहीं है, यह कथन किसका माना जाता है, बीर स्ट्रीट का। किसका कथन है, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट का है। तो सामाजिक मानदंड एक प्रतिमान कार्य प्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। तो इनके द्वारा एक परिभाषा ये बताया गया है कि जहाँ प्रतिमान नहीं वहाँ समाज भी नहीं होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। फिर प्रतिमान से क्या तात्पर्य है? प्रतिमान, देखिए यहाँ जो रूल रेगुलेशंस हैं, रीति रिवाज है, वो मापदंड है। जहाँ मॉडल है, जहाँ प्रारूप है, वहाँ प्रतिमान है, वहाँ प्रतिमान है, ठीक है। तो कुछ परिस्थिति में प्रतिमान और मापदंड दोनों सिमिलर के अर्थों में लिए जाते हैं और कुछ जगह प्रतिमान मॉडल के रूप में लिए जाते हैं। प्रतिमान मीन्स क्या हो जाता है, मॉडल्स भी हो जाता है। अन्यथा प्रतिमान एक पैटर्न है, एक विचार है, ठीक है, या एक दृष्टिकोण का समूह है जहाँ दुनिया को देखने का एक तरीका, एक नज़रिया होता है, उसी को हम प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमान। समझ रहे हैं आप?
जी सर। जी। और एक शब्द आपके सामने आता है, वो शब्द है मापदंड। प्रतिमान आप जान चुके हैं, प्रतिमान बताता है एक पैटर्न को, है ना, एक मॉडल को। लेकिन जो मापदंड होता है, मापदंड किस शब्दों को संदर्भित करता है? मापदंड मानक को, किसको? किसी चीज के बारे में या निर्धारित करने का साधन की वह क्या होनी चाहिए। गुणवत्ता की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो चीज़ होती है उसे मापदंड कहते हैं, है ना। उसे तो मापदंड या मानदंड उन नियमों को संदर्भित करता है जो कुछ स्थितियों में क्या करना है और क्या कहना चाहिए, ठीक है, इससे कंडीशन को दर्शाता है। हालांकि यहाँ प्रतिमान नहीं, वहाँ समाज भी नहीं, जहाँ पैटर्न नहीं वहाँ समाज भी नहीं। ये रॉबर्ट बेरस्टेट का नाम आएगा। निम्न में कौन सा किंसले डेविस के द्वारा वर्गीकरण सामाजिक प्रतिमान और मापदंड शब्द है? इनके द्वारा 3 प्रकार के बताया गया। एक था जनरीतियाँ, है ना, दूसरा था रूढ़ियाँ, तीसरा क्या था? कानून और विधान, आप कह सकते हो यहाँ पर प्रथा भी, ठीक है। तो जनरीतियाँ और रूढ़ियों को मैंने बताया था अनौपचारिकता के रूप में कि ये अनौपचारिक है। विधान और कानून औपचारिक प्रकार का प्रतिमान है, औपचारिक तरीके का प्रतिमान है। तो यहाँ पर विधान व कानून, सही विकल्प क्या जाएगा 11 का? ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। रॉबर्ट बेरस्टेट के अकॉर्डिंग सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण बताना है। वर्गीकरण बताना है, किसके अकॉर्डिंग बताना है? रॉबर्ट बेरस्टेट के द्वारा। सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान, ऑप्शन सी। बी, बिल्कुल जवाब सी होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान दोनों जो है सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण है। ये रॉबर्ट बेरस्टेट के द्वारा दिया गया है। मानदंडों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट कहा गया है। मैंने आपको बताया था एक नाम ब्लूम तथा सल्जनिक करके, याद होगा आप लोगों को, नोट करवाया है कि मापदंडों का व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? तो ब्लूम एवं सल्जनिक ने कहा है। ऑप्शन बी सही होगा। सामाजिक आदर्श नियम का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। सामाजिक आदर्श नियम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एफ टोनीज के द्वारा दिया गया है। मैंने आप लोगों को नोट करवाया था उस समय, गेसल, सेप्ट, गमिन, सॉफ्ट, समूह, समुदाय, नियम इत्यादि चीज़ें जो है आप लोगों को वहाँ पे नोट करवाया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियम के अंश के रूप में जाने जाते हैं या पाए जाते हैं? सामाजिक अंश के रूप में पाए जाते हैं। परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक मान, अन्य गतिविधियां, ऑप्शन डी। हाँ, परंपरा भी है, रीति रिवाज भी है, सामाजिक मान्य और अन्य गतिविधियां भी शामिल है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही है। ये सामाजिक नियम के अंश हैं, मतलब सामाजिक नियम में सब पाए जाते हैं। सामाजिक नियम की प्रवृत्ति कैसी है? कठोर है, विविध है, अनौपचारिक है या औपचारिक है? ये फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक नियम जो है वो उसकी प्रवृत्ति कैसी है? उसकी प्रवृत्ति आप सभी को बता दो अनौपचारिक है। ऑप्शन सी है। सामाजिक नियम की विशेषता के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? सामाजिक नियम के बारे में बताना है और वह भी पॉइंट सही होना चाहिए। समाज द्वारा मान्य, सहमति से संशोधन, समाज का मार्गदर्शक, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सामाजिक नियम के वर्गीकरण का भाग है? सामाजिक जनरीतियां, प्रथाएं, वैधता, ऑप्शन डी। बिल्कुल, सामाजिक नियम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जनरीतियाँ भी है,
प्रथाएं भी हैं और वैधता भी है, अतः विकल्प डी करेक्ट है, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है, व्यक्तिपन, पर्सनल हुड, ठीक है, पर्सनल हुड आपने पढ़ा है। किसी जीव की व्यक्ति होने को दर्जा प्राप्त होने की स्थिति को हम लोग व्यक्तिपन कहते हैं या पर्सनल हुड कहते हैं। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत कौन सी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में? तो आपका पॉइंट आपका सही है, संस्था समुदाय। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि इंस्टीट्यूट और समुदाय भी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का पाठ में जानी जाएगी, अतः विकल्प डी करेक्ट होगा। ठीक है, जो समूह के सदस्य हैं, समाजकारी के दृष्टिकोण से देखा जाए समूह और समुदाय को लेकर जब क्रियाविधि चलती है तो समय केंद्र में रहता है, तो संस्था केंद्र में हो जाएगी, समुदाय केंद्र में हो जाएगा। ठीक है, इसे आप मत समझिएगा क्योंकि ग्रुप में होता है तो इसलिए ये व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की जानकारी नहीं देगा, ऐसा नहीं है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति यहाँ पर भी लागू है, इंस्टीट्यूट में भी और कम्युनिटी में भी। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट होगा। समाज शास्त्र में सर्वप्रथम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 20, रिपीट में कई बार क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। सर हर्बर्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आप कह रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग। ठीक है, देखिए अगर हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ हालांकि सही है, आपने एक फ्रेडरिक चार्ल्स लेपले का नाम सुना होगा। ठीक है, ये यहाँ अगर हम जिक्र है ना, तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में का प्रयोग करने वाला अगर विद्वान कोई है तो फ्रेडरिक, आपका ऑप्शन कट होगा फ्रेडरिक चार्ल्स लेपले का नाम। ठीक है, इम्प्लीमेंट के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी लोग का जो जवाब होना चाहिए वो विकल्प करेक्ट होगा बी। जब आपसे बात यह होती कि पर्सनहुड का यानी व्यक्तिपन का अध्ययन व्यक्तिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है, उस प्रक्रिया में पर्सनहुड में शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था हर्बर्ट स्पेंसर। तो सवाल थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर आपको एक शब्द और लिखना होगा व्यक्तिपन में। ठीक है, पर्सनहुड में मतलब आप पर्सनहुड का मतलब पर्सनालिटी के आधार पर चीज़ें होती हैं। यहाँ पर्टिकुलर जब व्यक्तिक अध्ययन पद्धति सिस्टम की बात होती है तो चार्ल्स लेपले का नाम आएगा। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किसने किया है? विकल्प क्या होना चाहिए? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित और वैज्ञानिक, इसका मतलब किसका नाम आना चाहिए? फ्रेडरिक चार्ल्स लेपले का नाम आना चाहिए। ठीक है, विकल्प आपका भी करेक्ट होगा। निम्न विद्वानों में से किसका संबंध व्यक्तिक अध्ययन से है? व्यक्तिक अध्ययन से है किसका संबंध? तो हर्बर्ट स्पेंसर अभी आपने देख लिया, लेपले का भी नाम देख लिया, तो कहीं ना कहीं गिडेंस भी यहाँ पर शामिल होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 में डी विकल्प आपका सही होगा। व्यक्तिक अध्ययन की विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र किसने कहा है? सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र, वर्गेश ने कहा है। 24, एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण सूचनाएं एकत्रित किया जाना, ठीक है, कहलाता है डैश।
व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। विकल्प बी। किस जाति, संस्था, समूह एवं समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत अध्ययन। समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। जाति पूछ लिया, संस्था पूछ लिया, समूह पूछ लिया एवं समुदाय पूछ लिया। इनका एक इकाई के रूप में अध्ययन करोगे तो समुदाय का अध्ययन होगा। विकल्प बी। ठीक है। जी सर। हाँ, वैयक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया का चरण बताइए। समस्या का निवारण, निवारक कारक, घटम। ऑप्शन डी। बिल्कुल। समस्या का विवरण यानी डिस्क्रिप्टिव यानी अध्ययन उसका करना, फिर घटनाओं का कालक्रम, आप ये भी कह सकते हो निदान वाली प्रक्रिया भी। घटना क्रम से हमें जानकारी निदान में मिलती है और निर्धारक कारक में ट्रीटमेंट। विकल्प डी करेक्ट होगा। निम्न में कौन सा वैयक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यता है? मानव व्यवहार की समानता, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता बताइए। एक हो जाएगा गहन अध्ययन, हाँ, संपूर्ण अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन। ऑप्शन डी। इसमें मात्रात्मक अध्ययन भी शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी सर। वैयक्तिक अध्ययन का उपयोग मनोचिकित्सकों द्वारा किया जाता है, ये बात सही है? अब आप बताइए किस पर किया जाएगा? सर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। डी होगा। मानसिक रोगियों के लिए। अपराधियों के लिए, अनुशासनहीन व्यक्तियों के लिए भी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, वैयक्तिक अध्ययन का उपयोग समाजशास्त्रियों द्वारा किसके अध्ययन में किया जाता है? कलाकारों, नेताओं, लेखकों, और सभी। में। विकल्प डी। ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं हैं, मतलब उसकी हानि है, ये बताया गया है ना? तो यहाँ मैं आप सबसे कहूँगा इसकी हानि एक तो आपके सामने प्रस्तुत होगी। आप वैज्ञानिक विधि सीमित अध्ययन होने की वजह से भी ये मतलब दोष है, दोषपूर्ण रिकॉर्ड है, इसका मतलब ये भी है। विकल्प डी होगा। ठीक है। निम्न में कौन सा वैयक्तिक अध्ययन विधि का दोष और सीमाएं, देखो एक और सवाल आया गया, दोष और सीमाएं हैं, है ना? ठीक, वही प्रोसेस। निदर्शन का अभाव होगा तो दोष, दोषपूर्ण जीवन इतिहास होगा तो दोष, और दोषपूर्ण रिकॉर्ड तो है ही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। जी सर। क्वेश्चन नंबर 33, आदत को नकल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बताई गई है? हैबिटस। क्वेश्चन नंबर 33, विकल्प आपका जाएगा आदत को नकल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उसे हैबिटस कहा जाता है। पियरे बोर्डियो का नाम आता है इसमें। सही जवाब ऑप्शन नंबर। जी सर। निम्न विद्वानों में किनका संबंध हैबिटस और एजेंसी से था? ठीक है। विकल्प बोर्डियो और अरस्तु। विकल्प डी करेक्ट होगा। आदत को संस्कृति के पहलू के रूप में परिभाषित किया गया है। आदत को संस्कृति के पहलू के रूप में किसने डिफाइन किया है? तो आप कहेंगे मॉस ने। मॉस ने आदत को संस्कृति के पहलू के रूप में डिफाइन किया है, और ये पॉइंट आपको हैबिटस के ही अंतर्गत देखने को मिलेगा। हैबिटस के अंतर्गत बोर्डियो ने अभ्यस्त के कितने पक्षों पर चर्चा किया है? बोर्डियो ने अभ्यस्त के कितने पक्षों पर बात किया है?
2। कितने पक्ष पर बात किया है बॉडियो ने, बताइए। 2 सर। 2। एक था एक निश्चित तरीके से किसी के शरीर को धारण करने और उसका उपयोग करने की प्रवृत्ति। किसी निश्चित तरीके से किसी के शरीर को धारण करने का और उसका उपयोग करने की प्रवृत्ति। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि मिमिक्री कर रहा है व्यक्ति, उसकी कॉपी कर रहा है। और एक है अधिक अमूर्त मानसिक आदतें, धारण, वर्गीकरण, प्रशंसा भावना, क्रिया की योजना इत्यादि। यानी यहाँ पर विचार विमर्श के बिना कई स्थितियों के लिए नए समाधान खोजने की अनुमति देता है। ये दूसरा पार्ट था। तो विकल्प आपका जो जाएगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। शरीर की आदत, शारीरिक आवास, काया पर शोध करने का प्रमुख विद्वान में या विद्वानों में कौन शामिल है? क्वेश्चन नंबर 37। सर सभी होगा। वास, अरस्तु, मॉस। ऑप्शन बिल्कुल, वॉस, अरस्तु, मॉस, तीनों का नाम यहाँ पे शामिल रहेगा। तीनों ने शारीरिक की आदत और शारीरिक आवास काया पर शोध करने वाले प्रमुख विद्वान रहे हैं, अतः विकल्प डी करेक्ट होगा। समाजशास्त्र में व्यक्तियों की स्वतंत्र और पसंद बनाने की क्षमता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने को क्या कहा जाता है? सर आदत। एजेंसी। ठीक है। ना, व्यक्तियों की स्वतंत्र और पसंद बनाने की क्षमता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने को बेसिकली एजेंसी कहा जाता है। विकल्प बी सही है। संरचना प्रभाव के कारक हैं। 39 डी। जातीयता। ये सामाजिक वर्ग, धर्मलिंग और जातीयता। विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। संरचना प्रभाव ऐसे कारक हैं जो एक एजेंट और उनके निर्णयों को डैश करते हैं। सर निर्धारित। बिल्कुल, विकल्प आपका ए सही होगा। किसी की एजेंसी किसी के किस पर कार्य करने की स्वतंत्र क्षमता है? इच्छा पर। कोगिटो एगर्गो योग के अकॉर्डिंग जो कोई भी सोच सकता है वह है एक क्या? एजेंट, अधिकारी, स्वामी, नौकर। एजेंट होता है। जो कोई भी सोच सकता है वो एक है एजेंट। जो कोई भी सोच सकता है वो है एक एजेंट। विकल्प ए सही है। मार्टिन हैक्सन ने एजेंसी का कितने प्रकार बताए थे? मैंने आपको 3। कौन कौन से? 3 कौन कौन से? नहीं पता? व्यक्तिगत, सामूहिक, प्रॉक्सी। 3 प्रकार। जी सर कल करवाए। कल करवाया था, बिल्कुल, प्रॉक्सी। ये भी याद रखना है। ह्यूमन के अनुसार मानव का या मानव की कौन सी प्रकृति एजेंसी को जन्म देती है? ह्यूमन मानव के 3 गुणों की पहचान बताता है जो एजेंसी को जन्म देती है ना। अब ह्यूमन के अनुसार मानव की कौन सी प्रकृति एजेंसी को जन्म देती है, ये आपको बताना है। यहाँ गुण आपका सही जवाब होगा। उसने जानबूझकर, मतलब मानव के 3 गुणों की पहचान बताते हैं। 3 गुणों की एजेंसी को जो जन्म देती, जानबूझकर, शक्ति और तर्क संगतता। विकल्प आपका पहला करेक्ट है। 45 निम्न में से
किसका तात्पर्य विभागीय उपसंभाग तथा विभाग से है? क्वेश्चन नंबर 45। सर अधिकारी तंत्र। बिल्कुल सही जवाब, अधिकारी तंत्र, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नौकरशाही। अधिकार तंत्र या नौकरशाही का अंग्रेजी अनुवाद ब्यूरोक्रेसी होता है। इसका तात्पर्य विभागीय उपसंभाग तथा विभाग से है। नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा के अनुसार इसे संरचनात्मक और कार्यात्मक दो भागों में बांटा गया है। जो संरचनात्मक है वो पद सोपान है, आप कह सकते हैं, जहां एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें विशेषीकरण, योग्य कार्यकर्ता इत्यादि की विशेषता पाई जाती है। और कार्यात्मक दृष्टिकोण से नौकरशाही का अध्ययन सामान्य सामाजिक व्यवस्था को लेकर बात की गई है। ठीक है, सही जवाब क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी होगा। अधिकारी तंत्र की विशेषता बताइए क्या हो सकती है? पद सोपान। सर ऑप्शन डी। अधिकारी तंत्र की विशेषता में विशेष भूमिका निभाता कौन है? वो आता है डी, राजनीतिक तटस्थता, स्थायित्व और योग्यता। एफ.एम. मार्क्स के नौकरशाही के कितने रूपों में चर्चा किया था? 4 रूपों में चर्चा किया है, बिल्कुल सही जवाब। अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता नौकरशाही, ये 4 टाइप के बारे में चर्चा किया है। निम्न में बताइए कौन सी विशेषता जातीय और कुलीन तंत्रीय व्यवस्था में पाई जाती है? सर शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता, पद व जाति में अंतर संबंध, पद का एक परिवार से जुड़ जाना। ऑप्शन डी। यहाँ विशेषता जाति और कुलीन तंत्रीय व्यवस्था में जो पाई जाती है वो शैक्षिक योग्यता भी है, पद एवं जाति में अंतर भी है, पद का एक परिवार के रूप में जुड़ जाना भी है। अतः विकल्प डी सही होगा। अमेरिका में किस नौकरशाही को लूट पद्धति कही गई है? अमेरिका में, मैंने नोट करवाया था कल। अमेरिका में संरक्षक नौकरशाही क्या बोला गया है? लूट पद्धति। विकल्प आपका जी। नौकरशाही की आलोचना निम्न में से किस आधारों पर की जाती है? नौकरशाही की आलोचना अगर करनी हो तो शक्ति प्रेम। शक्ति प्रेम की बात हो रही है, यहाँ पे आलोचना के आधार पर बात हो रही है। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, नहीं यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो लाल फीताशाही आलोचना के आधार पर ही जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा, लाल फीताशाही और शक्ति प्रेम, अनुदारवादी विभागीकरण, है ना, या एक प्रकार की नवीन निरंकुशता को जन्म देना, है ना, इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपसे कहूँगा डी करिएगा, ना कि बी। यहाँ विकल्प आपका सभी जाएंगे क्योंकि नौकरशाही की आलोचना सभी के दृष्टिकोण में हो सकती है। नौकरशाही के दोष को किन आधार पर दूर किया जा सकता है? योग्य मंत्रियों की नियुक्ति से भी दूर हो सकता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण से भी दूर हो सकता है और न्यायाधिकरण की स्थापना से भी दूर हो सकता है। अतः विकल्प डी सही होगा। विकास गतिशील है जो सदैव चलता रहता है, यह कथन किसका है? बिड नर किसकी है? बिड नर की है। विकास गतिशील है जो सदैव चलता रहता है। विकास मन की स्थिति, प्रकृति और एक दशा है जो एक निश्चित लक्ष्य के बजाय एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होती है या उसको गति देती है। विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा बी।
मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता बतानी है आपको। डी, पद का योग्यता के पद आधार एवं पर अधिकारी की पद पृथकीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल। योग्यता के आधार पर चयन भी हो जाएगा और पद सोपान भी हो जाएगा, अतः विकल्प डी करेक्ट होगा। लोकतंत्र में विकास कार्यों की सफलता के लिए क्या करना जरूरी होता है? 55 में आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विकास कार्यों की सफलता के लिए क्या करना जरूरी है? आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण सही होगा। यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण विकल्प आपका जो है करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बात है सफलता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद नौकरशाही की किस भूमिका की अपेक्षा की गई थी? किस भूमिका की अपेक्षा की गई थी? तो राष्ट्र के विकास की बात की गई थी, सृजनात्मक भूमिका और सकारात्मक भूमिका, अतः विकल्प डी करेक्ट माना जाएगा आपका। 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक किताब लिखी गई थी। विद्वान का नाम था प्रोफेसर वाइट। विकल्प आपका क्या जाएगा यहाँ पर? राजनीति और प्रशासन के बीच अस्पष्ट विभाजक रेखा खींची गई थी और विकल्प आपका यहाँ पर ए सही माना जाएगा। भारत की नौकरशाही, क्वेश्चन नंबर 58, भारत की नौकरशाही की प्रमुख कमियां बताई गई हैं। 58, भारत की नौकरशाही की प्रमुख कमियां यानी दोष की बात यहाँ पर मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। ठीक है। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर डी, है ना? आपका जी सर। अभाव, शक्ति, लालसा, कुशलता में कमी, विकल्प डी ये सही होगा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता बताना है। ऑप्शन डी। योग्यता, वेतन एवं पेंशन अधिकार, आधिकारिक रिकॉर्ड, अतः विकल्प डी आपका करेक्ट होगा। प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी किसे माना गया है? प्रशासन, सर अधिकारी को। सत्ता को। जी सर। सत्ता का प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी माना गया है, क्योंकि परंपरागत संगठन विचारधारा संगठन को अधिकार संबंधों का अंतर्जाल मानता है। यही वजह है कि सत्ता को प्रायः शक्ति से संबंधित किया गया है और उसे आदेश देने एवं उनके पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा भी दी गई है। अतः विकल्प आपका जो जाएगा वो आपका सी करेक्ट होगा, सत्ता। निम्नलिखित में से किसका संबंध सत्ता के सिद्धांत से है? एलन का नाम, पीटरसन, डेविस का। सभी का नाम आता है इसमें। एक थियो हैमन का भी नाम आता है। भरणार्पित कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई है शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। ये बात एलन ने कही थी। पीटरसन ने कहा है आदेश देने एवं उनके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहलाती है। डेविस ने कहा है सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने के अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। अतः विकल्प यहाँ पर जो जाएगा कि किसका संबंध है, ये सभी के संबंध में आएगा, डी। यह कथन किसका है कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने के अधिकार पर है, तो विकल्प क्या बनेगा आपका? डेविस का बनेगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नौकरशाही का अध्ययन किया है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मैक्स वेबर। सत्ता की सीमाएं निम्न में कौन सी हो सकती है? सत्ता, ऑप्शन डी। बिल्कुल। तकनीकी सीमाएं, जैविक सीमाएं और कानूनी सीमाएं, ऑप्शन डी हो रहा है। प्राधिकता का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने वर्ष 1919
19 और 20 में, यानी 1990 एंड 20 में किया था। 65 कॉलर जी। मैक्स कॉलर जी सर जी। मैक्स वेबर मैंने कल नोट करवाया था आप लोगों से। प्राधिकरण के प्रकार एवं मैक्स वेबर का योगदान बड़ा अहम माना गया है। निबंध लिखा था पॉलिटिक्स इन अ ओकेशन करके, उसी 1919 और 1920 में उल्लेख किया था प्राधिकता शब्द या प्राधिकरण शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, पॉलिटिक्स इन अ ओकेशन किस समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तक है या कृति है? मैक्स वेबर की है। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा प्राधिकरण का प्रमुख प्रकार है? कौन कौन से टाइप है? एक तो ऑप्शन डी। प्राधिकरण है, दूसरा करिश्माई है, तीसरा तर्कसंगत कानूनी है, अतः ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आइडेंटिफाई करना है आपको सत्य के रूप में। सवाल 68 नंबर का है। शक्ति प्राप्त करने का एक माध्यम है। सत्ता सुन प्राप्त करने का एक माध्यम है, ये आपका सही है। शक्ति केवल वैध है, गलत है। शक्ति केवल अवैध है, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट माना जाएगा इस सवाल का। 69, दिए गए प्राधिकरण से निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है सही के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। सर ऑप्शन डी होगा। प्राधिकरण की पहली बार उल्लेख मैक्स वेबर ने किया था भाई 1919 और 1920 में, ओकेशन वाली किताब में। बिल्कुल ये बात को सही है। वेबर ने राज्य को नियंत्रित करने के लिए प्राधिकरण की 3 भागों में डिवाइड भी किया है, ये भी सही है, अभी आपने देखा भी है। ठीक है। और तर्क संगत कानूनी प्राधिकरण के नौकरशाही प्राधिकरण का पार्ट भी माना गया, ये भी सही, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी करेक्ट है। 70 नंबर का सवाल आपके सामने कहता है, इनमें बताना है कथन कौन सा सही है। सामाजिक मानदंड सामाजिक नियंत्रण का साधन होता है क्या? सही है। सही है। किसी समाज में प्रचलित आदर्श नियम होता है क्या? ये भी सही है। सामाजिक मूल्य सही है। और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण का होता है, तो ये भी सही है। विकल्प डी सही है। डी। क्वेश्चन नंबर 71, मानकों एवं मूल्यों से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करके आपको कूट का चुनाव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 71, तो पहला कहता है कि मानक सकारात्मक नकारात्मक अनुशक्तियों से प्रवर्तित होता है। ये पॉइंट सही है सर। बिल्कुल आपका सही जाएगा। मानक विशिष्ट स्थितियों में स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करता है, ये भी बात सही है। मानक में परिणत होकर औपचारिकीकरण नहीं होता है, ये गलत है। सत्य मानक एवं मूल्यों के संबंध में हमें कथन पर विचार करके बताना था, वो कथन कौन सा जो सही की तरफ जा रहा है। पहला दूसरा जा रहा है, केवल इस आपका विकल्प सी करेक्ट होगा, बाकी तीसरा वाला पॉइंट आपका गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, पीरेबॉर्डिक्स का नाम आ रहा है। आप कह सकते हैं पीरेबॉर्डिक्स का नाम किससे जुड़ने वाला है? बताइए। आपका पीरेबॉर्डिक्स नाम जुड़ेगा अभ्यस्त की अवधारणा में। अभ्यस्त की अवधारणा अभी मैंने आपको बताया है 2 टाइप का होता है। नाम बताना चाहेंगे कौन कौन से? जहां मैंने एक शब्द रिलेट कराया था हैबिटस में, है ना जी सर। कि एक निश्चित तरीके से शरीर का धारण करने और उपयोग करने की प्रवृत्ति। दूसरा मैंने कहा था अमूर्त मानसिक आदत, वर्गीकरण, प्रशंसा, भावना और क्रिया की योजना। तो दोनों पॉइंट अभ्यस्त की अवधारणा में आता है। ये पीरेबॉर्डिक्स का नाम आता है। बॉस का नाम आता है
आपका नियत तत्व। हाँ, नियत तत्ववाद। अरस्तु का नाम कहाँ देखने को मिलता है? आदत की संस्कृति के साथ जोड़ना। अरस्तु आदत को संस्कृति के साथ जोड़ना, नहीं नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है। आदत को संस्कृति के साथ जोड़ना ना मौस का नाम आता है, ठीक है, ये आ जाएगा। अमूर्त मानसिक। हाँ, यहाँ आपका आएगा करेक्ट जवाब। ये देखिए, यहाँ जो बोर्डियो ने अभ्यस्त में सुझाव दिया था कि अभ्यस्त में दो हैबिटस होते हैं अभ्यस्त में, लेकिन अभ्यस्त की अवधारणा जो है ना दिया गया है, जानते हैं किसके द्वारा? अभ्यस्त की अवधारणा जो पॉइंट नंबर 2 है, ये दिया गया है अभ्यस्त की अवधारणा। क्या विकल्प होना चाहिए इसमें, क्या लग रहा है आपको? यहाँ आपका ये तीसरा जाएगा, अमूर्त मानसिक आदतें, ये होगा ऑप्शन बी। जी बी ऑप्शन सही जाएगा 72 में, ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही जाएगा। बोर्डेक्स ने अमूर्त मानसिक आदतों के बारे में बात किया है, और वॉस का जो नाम आता है अत्यंत, इसकी धारणा जो है अत्यंत प्रभावशाली है, और परंतु अपने कथित नियतवाद के लिए आलोचना को इसने जन्म दिया है, इसलिए वॉस का नाम यहाँ पर मिलेगा आपको। सर, अभ्यस्त की अवधारणा अरस्तु का है। हाँ, अरस्तु ने अभ्यस्त आदतों की अवधारणा, अभ्यस्त आदत है, ये अभ्यस्त में आदत है, इसकी भूमिका जो है बेसिकली अरस्तु की है। और जी सर। सर्वप्रथम अरस्तु ने इसी का प्रयोग किया था, बाद में मार्शल मॉस और मॉरिस मार्ले पोंटी ने समकालीन अवधारणा को प्रस्तुत कर दिया था बाद में, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर जो जा रहा है वो सेकंड वाला करेक्ट होगा, बी विकल्प आपका सही होगा। जी सर। 72 नंबर का सवाल है यहाँ पर, देखिए एक मैनुअल कार्ड का नाम मैंने आप लोगों को कल नोट भी करवाया था, आपको अगर याद है तो इसका सही पॉइंट क्या जाएगा? मनुष्य को बाहरी दुनिया से जोड़ता है ना, मनुष्य को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। हैक्सन का नाम अगर हम बात करते हैं तो वो नौकरशाही के गठन से है। ह्यूशन या हुमन की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ शब्द आता है मानव के 3 गुणों से। फीनर का नाम अगर हम बात करते हैं तो नौकरशाही के गठन से, ठीक है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा यहाँ पर? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। विकास प्रशासन बल देता है, विकास प्रशासन बल देता है, इस पर आपको विचार करना है। और मैं आपसे कहूँगा कि पारिस्थितिकीय सरोकार पर एक पर बल देता है, दूसरा विभागीय उपागम पर, तीसरा है राजनीति से न्यूनतम सरोकार पर। जी सारी भूमिका को बढ़ाने पर गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 विकल्प सही होगा, अतः विकल्प बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये सवाल आपके सामने एक तरफ है सामुदायिक प्रतिमान। सामुदायिक प्रतिमान किसको रिप्रेजेंट करेगा? किस विद्वान का नाम हमारे सामने प्रस्तुत होता है? तो आप कहेंगे बेरिस्टेड का नाम। और सुदृढ़ प्रतिमान की बात करेंगे तो नॉर्मन का नाम। निषेधात्मक प्रतिमान की बात करेंगे तो स्टोरर का नाम। नियमात्मक प्रतिमान की बात करेंगे तो जॉनसन का नाम। सब सामने सामने मैच हो रहा है, विकल्प में आपको देखना है 1, 2, 3, 4, अतः विकल्प आपका पहला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। सवाल कहता है सामाजिक प्रतिमान सामाजिक संगठन का वास्तविक आधार होता है, क्या ये बात सही है? सही है। 76 पर हमें विचार करना है, और आप कह सकते हो यहाँ पर ये पॉइंट आपका सही है। सामाजिक आदर्श नियम समूह की अपेक्षाओं और आकांक्षा करता, ये भी सही है। तार्किक प्रति परिष्कृत नाम ही सामाजिक मापदंड का आदर्श नियम होता है, अतः ये भी सही है। ऑप्शन आपका दिए गए सामाजिक मूल्यों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं हुआ है, ये आपको बताना है।
कौन सा सही सम्मिलित नहीं हुआ है? तो देखो, साव्यावी मूल्य CM केस का है, विकासात्मकवादी मूल्य डॉक्टर पेरी का है, सैद्धांतिक मूल्य प्रोफेसर स्पेगलर का है। लेकिन गलत है वो आपका सौंदर्यात्मक मूल्य जो जॉनसन का लिखा गया है, ये आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें कि सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित मूल्य व आदर्श होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं। बात सही है। सामाजिक मूल्य उचित अनुचित, भला बुरा, योग्य अयोग्य, पाप पुण्य आदि की व्याख्या करने में सहायक भूमिका निभाता है। बिल्कुल बात सही है। स्वयं मानदंडों का मूल्यांकन भी मूल्यों के आधार पर ही होता है, ये भी बात सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, तीनों करेक्ट है। 79 एक तरफ अधिकारी जो है सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही तरीके से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो एक तरफ प्रमुख अधिकारी तंत्र, दूसरी तरफ उससे संबंधित तथ्य हैं, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला तो सही है अभिभावक में परंपरावादी प्रकृति, जातीय नौकरशाही में से संबंध, संरक्षक नौकरशाही में राजनीति, और योग्यता। योग्यता को देखो नहीं, ये लूट की पद्धति जानते किसको कहा जाता था? संरक्षक नौकरशाही को अमेरिका में कहा जाता था। ठीक है ना। गलत क्या हो गया आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सही है, बताइए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार करना है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का एक रूप है क्या? तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने किया था, ये भी बात सही है। चार्ल्स लेपले ने व्यक्तिक अध्ययन का वैज्ञानिक प्रयोग किया था, ये भी बात सही है। तीनों सही है आपका। 1, 2, 3 आपका करेक्ट जाएगा। विकल्प डी सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। सर व्यक्तिगत अध्ययन में मात्रात्मक भी हो सकता है ना सर? बिल्कुल, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। गुणात्मक पद्धति और मात्रात्मक पद्धति। प्राथमिकता ज़्यादा गुणात्मकता को दी जाती है। मात्रात्मकता मतलब क्वांटिटी पे होता है, और जी समष्टि पे होता है। अतः कभी कभी परिस्थितियां बन जाती है तो मात्रात्मक भी अध्ययन होता है इसमें। जी क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। कहता है कि कथनों पर आपको करना होगा विचार, और इन्हीं के आधार पर भी आप लोगों को इसको जवाब भी देना होगा 81 का। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है समाजशास्त्र में व्यक्तियों को स्वतंत्र पसंद बनाने और क्षमता स्वतंत्र रूप से कार्य करने की एजेंसी कहा जाता है, और ये बात देखो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की जब हम लोग बात करते हैं तब ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि एजेंसी की अवधारणा प्रबुद्धता के बाद अस्तित्व में आई, ये गलत जवाब है, ये आपका पॉइंट गलत है। मैनुअल कांट ने एजेंसी के संदर्भ में एक बात बोला था, सिद्धांत में कहा कि आत्म जागरूक बनने का एकमात्र उपाय है आंतरिक दुनिया के साथ जुड़ना। ये भी पॉइंट सही है। पहला और केवल तीसरा सही जवाब है, बस दूसरा गलत है। पहला तीसरा विकल्प बी में है, विकल्प बी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका 82 में? देखिए, समाज में प्रचलित परंपरा रीति रिवाज सामाजिक नियम कहा जाता है, बात सही है। सामाजिक नियमों का पालन समाज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। सामाजिक मूल्यों की प्रकृति अनौपचारिक होती है, ये भी सही है। अतः विकल्प आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विद्वान के नाम है, आपको यहाँ पे सम्मिलित करने हैं 83 में। ठीक है, अब देखिए किंग्सले डेविस का नाम कहाँ पर मिलता है? आपको सामाजिक मानदंड में मिलेगा। जॉनसन का नाम कहाँ पर मिलता है? सामाजिक मूल्य में। बर्गेस का नाम कहाँ पर मिलता है? बर्गेस का नाम कहाँ पर मिलता है? तो व्यक्तिगत अध्ययन में। व्यक्तिगत अध्ययन। मैक्स वेबर का नाम मिलता है अथॉरिटी यानी आधिकारिक तंत्र में, या प्राधिकरण में भी नाम इनका मिलता है, दोनों जगह पे, है ना। इनकी किताब भी मैंने अभी आपको बताया 1919 और 1920 में जो किताब आई थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है इस प्राधिकरण में। विकल्प आपका क्या होगा? 1, 2, 3, 4 गया है, तो विकल्प बी सही है।
यहाँ कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है 84 में। विकल्प आपका वो सही नहीं है 84 में। देखिए, व्यक्तिक मूल्य व्यक्ति के गुणात्मक अध्ययन पर बल देता है, अभी भी आपने बताया था। एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ये भी बात सही है। नियम मान्य रीति रिवाजों पर बात करता है। हाइबिटस प्रशासनिक में आदत पर बल देता है ना हाइबिटस, इसलिए जी गलत। थर्ड आपका सही है। 85 में आपको बताना है कौन सा, अगेन सवाल बताना है कि कौन सा सही नहीं है। नौकरशाही देखो लोकतंत्र पर आधारित होता है, ये बात वही है, आसान है। लोक सेवक समाज सेवा संरचना में ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। सत्ता प्रशासन के प्रबंधकी कुंजी, ये बात सही है। राजनीतिक सत्ता में चार्ल्स मॉरियन का नाम भी मिलता है, ये भी सही है। केवल आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट नहीं है, अतः विकल्प आपका बी जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, देखिए अगला सवाल आपके सामने है। 86 से 96 तक के सवाल हैं लगभग, मान के चलिए 8-10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। अभी कथन और कारण के रूप में सवाल है। पहला ऑप्शन आपके सामने होगा कि ए आर दोनों सही हैं, ठीक है, परंतु अगर हम बात करते हैं वहाँ पर ए आर व्याख्या भी होगा पहले में, दूसरे में व्याख्या नहीं होगा लेकिन दोनों सही होंगे। तीसरे में पहला सही होगा ए वाला, लेकिन कारण गलत हो जाएगा, और चौथे में ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है आपके सामने, प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीक संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचाती है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। दूसरा पॉइंट कहता है इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी हुई है, कि ये भी पॉइंट सही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और जो इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी हुई है वह सही तरीके से इसकी स्पष्टीकरण या आप कहिए कि इसकी व्याख्या भी करेगी नौकरशाही और तकनीकी संरचना पर। विकल्प आपका यहाँ पर ए जाएगा। सर ऐसे वाले क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं है, मतलब कैसे पहचानना होता है, थोड़ा बताइए। इसको देखो, पहचानने का तरीका मैडम यही है कि अगर सवाल करा कि प्रबंधकीय नौकरशाही एवं तकनीक संरचना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्या प्रबंधन में नौकरशाही और तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल का मतलब होता है एक प्रकार से सही परिस्थिति पर इस पर विचार विमर्श किया जाए, है ना, सही परिस्थिति में बल दिया जाए। तो कहने का मेरा जो आशय है कि उस पर क्रियाएँ जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं। भारत में प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था का बहुत क्षति हुई है, ये पॉइंट यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है। और ये बात कहूँ भारत के दृष्टिकोण में तो ऐसी कंडीशन हुई है कि प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था, जैसे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो है उसको बहुत क्षति पहुँची है, चाहे वो नेता कर रहे हो, चाहे अन्य लोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी अपराधी कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो क्षति का पात्र है। तो ये प्रश्न जो बन रहा है वो एक प्रकार से अधिकार तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी से सवाल बनाया गया है। नौकरशाही को एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था माना जाता है जिसमें पद सोपान, कार्यकर्ता, विशेषता को उसकी शामिल करता है। दूसरी पॉइंट आपके सामने आता है, ये कहता है कि मुख्य जो शिकार है निचले स्तर पर पहल बनी हुई, ये क्षति जो हो रही है ना, जो भारत में प्रजातांत्रिक या राज्य व्यवस्था की जो क्षति हो रही है वो मुख्य रूप से शिकार जो इसके कर रहे हैं वो निचले स्तर की पहल बनी हुई है ना, ऐसा माना जाता है लोकतंत्र में। हालांकि ये अलग की बात है, किताबों में मिल जाए या कहीं मिल जाए कि भाई ऊपर के लोग, राजनेता लोग और लोग जो है देश को क्षति या खोखला कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए, किताबी भाषा में देखा जाए तो अपराधी हो गया, आतंकवाद हो गया, इस तरीके की चीज़ें बेसिकली क्षति पहुंचाती है। तो कहने का मतलब है कार्य कुशल, प्रशिक्षित, कर्तव्यपरायण, सरकारी कर्मचारी, विशिष्ट संगठन इत्यादि के आधार पर, ठीक है, यहाँ जो है एक रोल अदा किया जा रहा है जो बेसिकली वो रोल बन रहा है कि क्षति को लेकर, किसमें, नौकरशाही को लेकर। अब ये क्षति हो रही है, कर कौन रहा है, निचले स्तर के लोग। अतः मैं कहूँगा कि ये जो आर है सही व्याख्या फिर कर देता है इस तरीके
जी सर। पहला दूसरे से लिंक हो। जैसे अभी आगे देखो और भी सवाल है। हर्बर्ट और साइमन के अनुसार संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। ये एक स्टेटमेंट है। अब ये पॉइंट भी सही है। देखो, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट इनका सही है। फिर कारण कहता है यह संचार उस प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जहां निर्णय संबंधित आधार संगठन के सदस्य एक दूसरे से सदस्य तक भेजे जाते हैं। अब सोचिए, ये तो एक बात है कि संचार के बिना कोई संगठन नहीं बन सकता, ये बात सही है। और फिर यही बात कह रहा है, संचार उस प्रक्रिया का रूप देखता है जहां निर्णय संबंधित आधार संगठनों का एक सदस्य दूसरे सदस्य तक भेजे जाते हैं। ये भी बात सत्य है। ठीक है, सही है सर। बैरियर बन जाएगी तो वहां पर बेसिकली बाधा उत्पन्न हो जाता है। और ये सही व्याख्या हो रही है। यहाँ आप ये मत जी। सोचिए कि ऊपर भी संचार है नीचे भी संचार है, इस तरीके से सवाल आपका गलत हो जाता है। लेकिन इसका मीनिंग समझना होता है। आर है क्या, वो ई को डिफाइन कर रहा है, वजह वो बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन आपका 87 में भी ऑप्शन जो जाएगा वो ए वाला विकल्प सही है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। 88 सर मतलब कि जैसे व्याख्या कब नहीं बनती है और व्याख्या बनती है। अभी आगे आएगा एक आध सवाल, पहले व्याख्या बन रही है उसको देख लो जो जी सर। बताऊंगा। देखो अब आगे देखिए, नेता और प्रबंधक शब्द अनिवार्यता अंतर परिवर्तनीय नहीं होते हैं। देखो, नेता अलग का रोल है, मैनेजमेंट का अलग रोल है। और ये बात कहता है अंतर परिवर्तनीय नहीं होते, ये बात सही है। इसका मतलब आंतरिक रूप से देखो, बाहरी रूप से वो लोग अपना अपना रोल बता सकते हैं कि हम ये हैं, फलाने वो हैं, ये। लेकिन आंतरिक रूप से इनका कार्य जो है अलग अलग है। हर एक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग भूमिका मानी जाती है, ये बात सत्य है। फिर कहता है कारण में नेता को प्रबंधक के सभी कार्य अनिवार्यता नहीं करते हैं। जो नेता होते हैं वो प्रबंधक मैनेजमेंट वाला व्यक्ति है, अगर वो तो अलग कार्य करेगा ना। तो वो प्रबंधक के सभी कार्य कैसे ले सकता है अनिवार्यता के रूप में कि भाई यही होगा। और ये बात कह रहा है कि नहीं करने होते हैं। और ये बात सही है क्योंकि ये अलग रोल अदा करता है, ये अलग इसका पोस्ट है। नेता का अलग पोस्ट है, दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ ऊपर बताया भी कि अंतर परिवर्तन ही नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर भी कहा तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप कह देंगे कि इसकी व्याख्या डिफाइन करेगी। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि अगेन ए आर सही है और उसकी सही स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 में सवाल कहता है कि वेबर ने नौकरशाही मॉडल की व्याख्या एक बंद व्यवस्था मॉडल के रूप में किया है। 89 आपके सामने सवाल है और इस परिस्थिति में आप कहेंगे कि ये बात सही इसने कही है। और इसमें संगठन परिवेश संबंध पर विचार किया है। देखिए, अब यहाँ पे नौकरशाही मॉडल है, एक बंद व्यवस्था मॉडल के रूप में की गई है, तो सही है। ये संगठन परिवेश के संदर्भ में बात नहीं हुई है नौकरशाही मॉडल का, वेबर का। ये गलत बोल दिया इसने। वेबर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यह स्टेटमेंट आपका फिर गलत आ गया है। ठीक है। लोकतंत्र जनता की सहभागिता के बिना विकास कार्यों में सफलता प्राप्त करना संभव ही नहीं। तो सत्ता यानी विकेंद्रीकरण समय की मांग होती है। और संगठन परिवेश संबंध पर विचार किया है और ये टोटली डिफरेंट है। उस तो न्यायपूर्वक संगठित या अधिक बहुमूल्य कार्य संबंधी उपलब्धि केंद्रियों पर बात किया। संगठन परिवेश पर नौकरशाही मॉडल है ही नहीं। अतः ए सही है, आर गलत है, विकल्प सी जाएगा, विकल्प सी जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए और देखिए, मार्च व साइमन ने वेबर के नौकरशाही मॉडल को क्लासिकीय पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांत में शामिल किया है। मार्च और साइमन ने वेबर का जो नौकरशाही मॉडल है उसमें ना क्लासिक पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांत दिया है, ये बात सही है। वेबर ने नौकरशाही के आदर्श प्रकार की रचना भी की है, ये भी बात सही है। लेकिन आप देखो व्याख्या नहीं है।
हाँ, क्योंकि ऊपर मार्च और साइमन ने वेबर के नौकरशाही के मॉडल पर बात किया है, नीचे तो मार्च और साइमन की बातें नहीं हुई है, नीचे केवल वेबर की बात हुई है। अतः आपका यहाँ पर बी सही होगा, व्याख्या नहीं होगी। बात समझ में आई मैडम? जी सर। जी सर, समझ में आ गई। इस तरीके से, ठीक है। तो आज नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन है ना गलत हो जाते थे, मुझसे कोई समझ बात में नहीं, नहीं इसकी आता। प्रैक्टिस करेंगे आप, आ जाएगा इसको। एक ट्रिक होता है, क्योंकि लगा के देखेंगे तब भी, है ना, आ जाता है। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, है ना, आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, और मैं आप लोगों से कल जो है नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ूंगा, और कल प्रैक्टिस नहीं, कल हम लोग जो है टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। जी सर। जी सर, सर कल भी